बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय कि सर जी हिंदी साहित्य या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, सोशियोलॉजी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की आप लगातार मांग कर रहे हो कि सर जी सेकंड सेमेस्टर की क्लास प्रारंभ करवाइए, परीक्षा सर पे आ रही है। तो अब आपकी सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासेस होंगी जल्दी करवाने के प्रयास, अर्थात आपकी ऐसी मतलब क्लासेस ये रहेंगी कि हो सकता है कंटिन्यू क्लासेस आपकी ये हिंदी वाली कुछ कर दी जाए। ओके, और इसी प्रकार से अब मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पर ही आपको पढ़ाया जाएगा आसानी से, ताकि आपको बिना पैसे के कुछ भी आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से बस अपना कीमती समय थोड़ा सा मुझे दें, अर्थात आप वीडियो देखें पूरा का पूरा और अपने आप को एक प्रकार से तृप्त करें, यानी कि अपनी परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सके और विधिवत रूप से आपकी तैयारी होगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आपने जिस प्रकार से प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया, ठीक इसी प्रकार से आप जो है द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ूंगा। बीए सेकंड सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होगा, उसके लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हिंदी साहित्य का जो एक प्रकार से विषय वस्तु है, उसका हिंदी साहित्य का एक प्रकार से जो चैप्टर 1 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक प्रकार से बोलेंगे तो ये सॉल्व मॉडल पेपर होगा आपका, यानी कि इसमें मैं प्रश्नों को भी बताऊंगा कि प्रश्न कौन कौन से पूछे आने हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा और उनके उत्तर को भी बताऊंगा। लगभग 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, जिनको हमने बहुत छांट करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और पेपर आपके चैप्टर का नाम क्या है? कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र। अगर आपकी डिमांड रहती है ज़्यादा तो मैं और आपको जो है चैप्टर वाइज वीडियो देने का प्रयास, हालांकि अगर इतना ही आप पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। और लिखित वालों के लिए भी मैं मॉडल पेपर दे दूंगा और ऑब्जेक्टिव के लिए अभी और ज़्यादा मॉडल पेपर मैं देने वाला हूं। अभी तो ये मैं एक प्रकार से चैप्टर वाइज मॉडल पेपर आपको दे दूंगा, लगभग 8-9 वीडियो में आपको पूरे के पूरे चैप्टर के माध्यम से, यानी कि एक इकाई जो है, इकाई का ही नाम है ये, कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र, ये पूरी की पूरी एक इकाई का नाम है। इसमें कई सारे चैप्टर होंगे जिनमें से मैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटा हूँ और इसी में से आपके एग्जाम से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मैं मॉडल पेपर भी सेट करूंगा जो कि 100-100 प्रश्नों के होंगे, यानी कि 100-100 नंबर का जो एक प्रकार से होता नहीं है, 100 क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनको हल करवाने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं आगे चर्चा करता रहूंगा। तो आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप लोगों को अगर जो है मैं बताऊं तो आप लोगों को कुछ परिचय की आवश्यकता है नहीं। आप लोग प्रथम सेमेस्टर में अपनी तैयारी करके आए हो और निश्चित तौर पर आपको विश्वास हो गया होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के मार्गदर्शन में आप कितना अच्छा जो है कर सकते हैं और कितनी अच्छी अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। आइए हम प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए और समझते हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। ओके, आपको बता दूं आपके पेपर का चैप्टर का क्या नाम है? कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र। और इससे पहले सिलेबस जो है मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन कर दिया है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। पहले ही हमने सिलेबस के बारे में विस्तार से आपके समक्ष चर्चा कर ली है। वही हम इकाई 1 जो है जिसका नाम है कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमको क्या क्या पढ़ना होता है? कार्यालय हिंदी की संकल्पना को हमको पढ़ना होता है। उद्देश्य यानी जो है कार्यालय हिंदी जो है यानी कामकाजी, कार्यालय हिंदी मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको आप प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हो, किसी प्रयोजन विशेष के लिए जो प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा की शब्दावलियां हैं, उनको हम खास करके प्रयोजन मूलक, या ऐसी भाषा जो कि किसी प्रयोजन विशेष के लिए हम प्रयुक्त करते हैं बोलने में, सॉरी, किसी प्रयोजन को करने में, किसी आयोजन को डील करने में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, जैसे मान लेते हैं पत्राचार की भाषा हो गई, मान लेते हैं आपकी रेडियो में बोलना हो वो भाषा हो गई, और इसी प्रकार से समाचार पत्र लेखन करना हो वो भाषा हुई, या फिर एक प्रकार कोई न्यूज़ एंकर है वो जिस भाषा का प्रयोग करता है वो भाषा हुई। आपको पत्र यानी कि पत्र वगैरह लिख करके भेजना है, चाहे वो कार्यालयी पत्र हो या इसी प्रकार से आप देखते हो ना कार्ड वगैरह आपके यहाँ पर शादी में छप करके आजकल आया होगा, उसमें लिखा रहता है कि मांगलिक मधुर बेला पर पधार कर बर कन्या को अपने स्नेहिल आशीर्वाद से शुभ से मतलब शुभ आसिंचित करें, इस प्रकार से लिखा रहता है, और हमें अनुग्रहित करें। और उसी में लिखा रहता है जो है छोटे बच्चे कुछ बोल दर्शनाभिलाषी, और इस प्रकार से आपका पूरा कार्ड का एक प्रकार से छापा नहीं होता है, आप लोगों ने देखा होगा। शुरू में पहले श्री गणेशाय नमः और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस प्रकार से ऊपर लिखा रहता होगा। फिर मातृ पूजन, तेल पूजन, इसके अलावा सॉरी तेल पूजन, मातृ पूजन, और फिर शुभ विवाह, फिर विदाई लिखा रहता है।
ठीक है। फिर उसके नीचे और कार्यक्रम, मतलब एक शेड्यूल से जो है सारी की सारी चीज़ें और एक विशिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग करके उन चीज़ों को, कार्ड वगैरह को छापा जाता है। तो ये तो एक प्रकार से व्यवहारिक पत्र की श्रेणी में आता है, कार्ड वगैरह अपना, ठीक है। लेकिन एक कार्यालयी पत्र होता है। कौन सा पत्र होता है? कार्यालयी, ऑफिशियल जो लेटर होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और जो ऑफिशियल पत्र होते हैं मेरे भैया ना, वो जो होते हैं खास करके अगर उनकी बात की जाए, तो उनमें जो भाषा का प्रयोग या फिर व्यवहारिक पत्र में जिस भाषा का प्रयोग, या पत्र कई प्रकार के होते हैं, तो पत्राचार एक प्रकार से अगर बोल दें हम एक शॉर्ट फॉर्म में, तो पत्राचार में प्रयुक्त की गई भाषा, या इसी प्रकार से किसी टेलीविज़न पर जो एंकर लोग बोलते हैं, टेलीविज़न पर जो तमाम सारी चीज़ें आती हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनकी जो भाषा, तो सब ये एक प्रयोजन है, एक आयोजन है। तो उन प्रयोजन में जो भाषा का प्रयोग करते हैं हिंदी के लिए, उस भाषा को हम प्रयोजन मूलक हिंदी या कार्यालयी हिंदी या कामकाजी हिंदी के नाम से जानते हैं। और खास करके यहाँ पर कार्यालयी हिंदी दिया गया है। आपके जो है हिंदी साहित्य में जो पढ़ना द्वितीय सेमेस्टर में, हमको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, किस प्रकार से कार्यालय में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है और किस प्रकार से जटिल शब्दावलियों का सामना करना पड़ता है। आप आगे चल कर के पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में भी पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो में इसलिए सब चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल कर के, और आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा जानकारी ले लें, ताकि अगर आपकी परीक्षा लिखित होने वाली हो तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो, और अगर ऑब्जेक्टिव हो रही तो भी महत्वपूर्ण हो। और मैं लिखित वालों के लिए एक 2 मॉडल पेपर 3 मॉडल पेपर अलग से सेट करूँगा। उनके लिए हिंदी और अंग्रेजी, मतलब सॉरी, हिंदी में हिंदी भाषा, तो जैसे कि हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो खास करके हिंदी में मेरे प्रश्न आएंगे आपके समक्ष। लेकिन अब आपके लिए प्रयास ये किया जा रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपके प्रश्नों को लिख करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि जो अंग्रेजी भाषा वाले हमारे छात्र छात्र रहे हैं और जो हिंदी वाले हैं, दोनों लाभान्वित हो सकें। जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, या इसी प्रकार से जो अन्य सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, और इसी प्रकार से जो अन्य सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से अलावा, और भी तमाम सारे सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी वगैरह, तो इन सभी के जो पेपर हों आपके, या साइकोलॉजी हो गया, या दर्शन शास्त्र हो गया, संस्कृत हो गया, संस्कृत के तो हालांकि संस्कृत में ही छपेंगे, लेकिन ये सब जो होंगे तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखने का प्रयास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे जो कार्यालय हिंदी के बारे में आपने समझ गया कि कार्यालय हिंदी क्या होती है, तो उसकी संकल्पना कैसे कैसे प्रस्तुत हुई इसके बारे में जानना होता है। हालांकि उतना विशेष नहीं होता है। आप देखेंगे चूंकि मनुष्य क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है, और भाषा समाज के जो है सदस्यों के बीच संपर्क एवं संवाद का एक माध्यम बनती है। और बिना संपर्क और संवाद के कोई भी समाज जो होता है वो जीवित नहीं रह सकता। अर्थात अगर भाषा के द्वारा या भाव का जो है अभिव्यंजन नहीं किया गया, या आदान प्रदान नहीं किया गया अपने विचारों का एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं पे आदमी घुट घुट करके मर जाएगा। अगर आपके अंदर कोई बातें दबी हुई हैं और आप किसी दूसरे से नहीं बताते हो, तो कहीं ना कहीं पे वो नासूर एक प्रकार से बनते, नहीं कहते नहीं कि हाँ कांटा गड़ गया तो उसको नहीं निकाला तो नासूर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, और वो चुभती रहती है अपने आप में। जब वो आप किसी से कह देते हो तो एक प्रकार से आपका फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो दूर होता है कहीं ना कहीं पे। तो वही सारी चीज़ें होती है। तो कार्यालयी हिंदी की जो संकल्पना है उसके बारे में हम समझने का प्रयास जो है एक प्रकार से करेंगे किसी दिन। लेकिन फिर भी आपको यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ कार्यालयी हिंदी की संकल्पना वगैरह, यानी कि प्रयोजन मूलक भी हिंदी में या कार्यालयी हिंदी में आप देखेंगे तमाम प्रकार की, जैसे कि इसमें कौन कौन सी हिंदी हम पढ़ते हैं कार्यालयी हिंदी में। साहित्यिक हिंदी के बारे में इसी में पढ़ते हैं। कार्यालय में जो प्रयोग होती है हिंदी, वो हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी में आती है। व्यावसायिक हिंदी इसी में आती है, यानी किसी व्यवसाय विशेष के लिए प्रयुक्त जो हिंदी भाषा की शब्दावलियाँ, वो विधि परक यानी कानूनी भाषा, जैसे कि संविधान वगैरह लिखा है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष है, ये सब पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग है। तो विधि परक हिंदी है वो, ओके। इसके अलावा आप देखेंगे जनसंचार के माध्यमों की हिंदी, यानी कि आप देखेंगे जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, और इसी प्रकार से फ़ोन कॉल पे आप देखते होंगे जब बात अपने, जैसे आपने किसी के पास फ़ोन मिला तो हिंदी में बताता है कि ये कॉल जो है व्यस्त है किसी दूसरे नंबर पर, या इसी प्रकार से जो कुछ भी बातें बताता हो, तो वो चीज़ें हैं, ओके। तो ये सब भी जो है हिंदी का एक माध्यम है। और वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे हिंदी भाषा जब बनी थी तो उतना ज़्यादा वैज्ञानिक उपकरणों के विकास हुई नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे वैज्ञानिक उपकरणों के विकास होते जाते हैं, और जैसे जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के विकास होंगे मेरे भैया, ठीक उसी प्रकार से हम हिंदी में उन शब्द उनको नाम देंगे। कोई जैसे मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर बना, ठीक है, रेफ्रिजरेटर बना, तो उसको हिंदी के लिए कोई दूसरा नया नाम अगर नहीं मिल रहा तो हिंदी अंग्रेजी में नाम रख दिया। इसी प्रकार से जिन जिन चीज़ों का, नई नई चीज़ों का आविष्कार होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग हिंदी में उसको कोई एक नाम देने का प्रयास करते, तो एक प्रकार से वो विशिष्ट शब्दावलियों की श्रेणी में हमारे समक्ष आ जाती हैं। तो हम उनके बारे में भी आपको बताने का प्रयास, उनसे भी प्रश्न बनेंगे उसको भी आपको बताएंगे। वहीं सामाजिक हिंदी भी, ये सब कहीं ना कहीं पे इसी के अंतर्गत समाहित हैं। कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत एक व्यक्ति हैं डॉक्टर जो है D.K. जैन। डॉक्टर डी के जैन का मत है कि उन्होंने कहा कि वह हिंदी
जिसका दैनिक व्यवहार में, पत्राचार में, वाणिज्य में, व्यापार में, प्रशासन में और इसके अलावा उन्होंने बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, चिकित्सा में, योग में, संगीत में, ज्योतिष में, रसायन शास्त्र में, इन सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार की हिंदी का प्रयोग किया जाता है, उसको हम कार्यालयी या कामकाजी हिंदी के जो है माध्यम से जानते हैं। कार्यालयी हिंदी या कामकाजी हिंदी या व्यावसायिक हिंदी। तो कामकाजी हिंदी, व्यावसायिक हिंदी के बारे में हमने समझ में आ गई बातें। कार्यालयी हिंदी के स्वरूप की अगर बात की तो इसका स्वरूप विस्तृत है और संवैधानिक रूप से कार्यालयी हिंदी के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। जो हिंदी की राजभाषा है, वो जो कार्यालयी हिंदी भाषा हम लोग पढ़ते हैं, वो भारत की राजभाषा, जैसे हिंदी भारत की राज्य भाषा है, भारत की कोई अपनी राष्ट्रभाषा है नहीं, लेकिन हिंदी को हो जानी चाहिए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। जिनको बढ़ाना था हिंदी में, हिंदी को, वो हाय बाय में डेट कर रहे हैं और बहुत हो गई गज़ल रुबाइयाँ हिंदी वाली बेट कर रही है। मैंने एक खुद की कविता लिखी थी, ये इसी जो है समस्या को लेकर के, कि बहुत हो गई गज़ल रुबाइयाँ हिंदी वाले बेट कर रहे हैं और जिनको बढ़ाना था हिंदी को, वो हाय बाय में डेट कर रहे हैं। और जो है इसी प्रकार से जो है हमने और भी तमाम सारी 10-12 लाइन की कविता थी और लिखी है मैंने एक, जो उसमें किसी दिन आपके समक्ष में बताऊंगा उसको। तो कहीं न कहीं पे आप देखेंगे कार्यालयी हिंदी के उद्देश्य को समझने के लिए राजभाषा हिंदी तथा उसके जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उनको भी जानना आपको आवश्यक होता है। संविधान में आप देखेंगे जो है राजभाषा हिंदी को दर्जा प्राप्त किया गया है और इसी के अलावा आप देखेंगे राजभाषा के लिए अंग्रेजी में जो शब्द होता है ऑफ़िशियल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। और आप देखेंगे संविधान में हिंदी की जो स्थिति है, मैं शुरुआत में आपको थोड़ा बेसिक जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। अभी तो मैं प्रश्नों को चर्चा करूँगा, अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा तो प्रश्नों को करने में आपको थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है। तो संविधान और राजभाषा हिंदी में आप देखेंगे संविधान में जो है क्या हुआ कि जो है अनुच्छेद 343 से आप देखेंगे 351 तक में आप देखेंगे संविधान में, तो राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, उसमें बताया गया है। और अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी ऐसा बताया गया है और देवनागरी लिपि होगी, यानी कि जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा जो है राम, तो ये राम जो है आपका ये देवनागरी लिपि में लिखा है। अगर यही मैं राम ऐसे लिख दूं तो ये आपके रोमन लिपि हो गई, लेकिन राम ये भी लिखा है, राम ये भी लिखा है। ये शब्द किस भाषा का है राम, तो राम शब्द हिंदी भाषा का है, लेकिन लिखा किस में है ये, तो ये लिखा है रोमन लिपि में। लेकिन तो अगर यही नागरी लिपि अपनी है भारत की, तो इसीलिए हम लोग राम अगर हिंदी में लिखा रहता तो ये तो हम लोग हिंदी ये समझते हैं। तो हिंदी लिपि है, लिपि माने लिखने की कला, यानी लिखने की जो शैली है, मात्रा लगाने की या फिर ये डंडी खींचने की, ऊपर पाइप खींचने की, ये लिखने की जो कला होती है उसी को हम लिपि कहते हैं। और भाषा जो होती है वो भावों का आदान प्रदान करती है। मेरे मन के जो भाव हैं आप तक पहुंच जा रहे हैं, चाहे सांकेतिक रूप से पहुंच रहे हैं, चाहे व्यवहारिक रूप से पहुंच रहे हैं और चाहे मौखिक रूप से, चाहे लिखित रूप से। वैसे भाषा के 3 माध्यम मुख्य होते हैं। पहले तो विद्वानों ने 2 ही बताई थी भाषा की, एक मौखिक होती है, एक लिखित होती है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि विद्वानों ने कहा सांकेतिक भाषा भी होती है एक, तो सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग एक प्रकार से होने लगा आजकल। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। तो भारत की देवनागरी लिपि है, ये बातें यहाँ पर जो है क्लियर हुई। और संविधान में इसको बड़ी बहस होती है संविधान सभा में कि हिंदुस्तानी रखी जाए, लेकिन बाद में क्या होता है कि हिंदी को सर्वसम्मत जो है मत से, कुछ लोग इसके जो है मत में नहीं थे लेकिन बहुत सारे लोग जो है मत में थे। और 343 में कहा गया कि भारत की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी और देवनागरी जो होगी वो लिपि होगी भारत की ऑफिशियल। ओके। और 344 अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति बनाई गई, उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। इसके अलावा अनुच्छेद 345 में राज्य की जो राजभाषा है उसकी और उनकी राजभाषाएं जो उनके बारे में बताया गया। 346 अनुच्छेद जो है संविधान का, उसमें आप देखेंगे तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और किसी मतलब कि और जो है कोई भी राज्य हो उसके बीच में और संघ के बीच में यानी केंद्र के बीच में अगर कोई पत्र लिखना हुआ तो उसकी भाषा कैसी रहेगी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि। और इसके अलावा आप देखेंगे अनुच्छेद 347 जो है उसमें अगर किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध अगर करना हुआ तो अनुच्छेद 347 के तहत हम लोग करते हैं। इसके अलावा मतलब कि यह क्या है कि 348 में बात की जाए तो क्या है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों जो है अधिनियम हो गए, विधेयक हो गए तमाम सारे, उनके लिए प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है, उच्च न्यायालय में कौन सी भाषा प्रयोग होगी, उच्चतम न्यायालय में कौन सी भाषा प्रयोग होगी, अधिनियम अगर कोई नियम वगैरह कानून बनाना हो तो उसमें कौन सी भाषा, कोई विधेयक पारित करवाना हो संसद से उसमें कौन सी
सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती, तो इन सब के लिए प्रावधान किया गया 348 में। और 349 की बात की जाए अनुच्छेद, तो भाषा से संबंधित इसमें कुछ विधियाँ दी गई हैं, अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया इसमें बताई गई है। इसके अलावा 350 अनुच्छेद जो है उसमें व्यथा के निवारण के लिए आबे जो है अध्यादेश, एक प्रकार से जो अध्यावेदन होता है उसमें प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है, किसी कोई अगर आपको कष्ट है, उस कष्ट के निवारण के लिए अगर आप जो है कोई जो है अध्यावेदन प्रयोग करते हैं या फिर जो है भेजते हैं, तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, तो या संघ के अधिकारी के पास या किसी के पास जैसे जो रिपोर्ट वगैरह लिखवाई जाती है वो चीज़ें, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी के प्रति या किसी प्राधिकारी के या फिर यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। आप देखेंगे जो है इस निर्देश में क्या हुआ कि तमाम सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी गई कि हिंदी जो है सामयिक संस्कृति की वाहक बनाई जाएगी। और इसके अलावा बताया गया कि जो है 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं उनकी शैली, रूप और पदावली हिंदी में समावेश किए जाएंगे। इसके अलावा हिंदी में मुख्य रूप से संस्कृत के और गौड़तान्य भाषाओं के शब्द ग्रहण किए जाएंगे। इसके अलावा और भी तमाम सारी चीज़ें इसमें बताई गई। और जो एक भाषा एग्जाम से मैं आपसे और प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में लिखित में, कि जो आपका हिंदी भाषा की अगर बात की जाए तो हिंदी भाषा के अलावा भारतीय संविधान जो है इसकी एक अनुसूची है, 8 नंबर अनुसूची। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूचियाँ कुल मिलाकर के। जो 8वीं अनुसूची है, जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, यानी कि भाषाओं को, कितनी भाषा भारत की जो है सभी भाषाओं को इसमें समाहित किया गया है। पहले तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 14 से 15 भाषाएं सम्मिलित थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुल मिलाकर के अब 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाई? जो है असमिया पहली, और इसके अलावा बंगला हो गया दूसरी, तीसरी गुजराती, चौथी है हिंदी, पाँचवीं लिखेंगे कन्नड़, छठवीं कश्मीरी, और सातवीं आपकी मलयालम, आठवीं मराठी, नौवीं उड़िया, 10वीं है आपकी पंजाबी, 11वीं आपकी पड़ेगी संस्कृत, 12वीं पड़ेगी आपकी सिंधी, 13वीं है तमिल, और 14वीं है आपकी तेलुगु, 15वीं उर्दू, 16वीं मणिपुर, 17वीं कोंकणी और 18वीं नेपाली, और उसके बाद 19वीं आपकी बोडो, 20वीं डोगरी, 21वीं मैथिली और 22वीं संथाली। तो आप देखेंगे सिंधी, तमिल, तेलुगु, सॉरी सिंधी बाद में जुड़ी सबसे पहले, जैसे कि जो 14 भाषाएं थी, मान लेते 14 भाषाएं पहले रही होंगी, ठीक है। 4 और 4 3 7, और 7 और 1 8, यानी कि पहले पहले संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। उसके बाद में एक संशोधन होता, उसके तहत जो है सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जो है इस अनुसूची में शामिल किया गया। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में संशोधन हुआ और 3 भाषाओं को, नमक, नमक भाषा समझ रहे हैं, नमक यानी कि ना से क्या हो गया आपका? ना से आपका हो गया मेरे प्यारे दोस्तों नेपाली, और माँ से क्या हो गया आपका? माँ से हो गया आपका मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी भाई? माँ से आपकी मणिपुरी, और इसके अलावा आप देखेंगे का से क्या हो गया? का से आपका हो गया कोंकणी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भाषाएं शामिल की गई। इसके अलावा जो फिर लास्ट में संशोधन हुआ उसके उसमें बोडो मास भाषा जोड़ी गई। क्या भाई? बोडो मास। बोडो मास एक सूत्र है एक प्रकार याद करने का, बोडो मास। तो बोडो से क्या बनेगा आपका? बोडो, बोडो एक भाषा है, लास्ट में संशोधन क्या हुआ है भाई? बोडो, ठीक है। बो, और उसके बाद में जो है बो, एक मिनट रुकिएगा, बोडो लिख देता है, बोडो मास, ये भाषा लास्ट में जोड़ेगी। तो उसके बाद में लास्ट में कौन सी? बोडो जोड़, यानी कि बोडो भाषा एक नाम है, तो बोडो भाषा जोड़ी गई। उसके बाद में डोगरी भाषा जोड़ी गई, और माँ से बनेगा आपका क्या? माँ से बनेगा आपका मैथिली जोड़ी गई, और लास्ट में आपका संथाली जोड़ी गई। तो ये 4 भाषा लास्ट में, और 3 भाषा उससे पहले, और एक भाषा उससे पहले। तो इस प्रकार से 4 3 7 1 और 8 भाषाएं लास्ट में जुड़ी है इसमें, यानी संविधान लागू हो जाने के बाद में संशोधन के द्वारा। तो इस प्रकार से सारी भाषाएं थी जो कि मैंने आपको बता दिया। कार्यालयीय हिंदी के उद्देश्य और क्षेत्र ये बड़े विस्तृत हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे हिंदी में तमाम सारे क्षेत्र, हिंदी के कई क्षेत्र हैं। भारत की अगर बात की जाए तो पहला क्षेत्र जो है का क्षेत्र आता है। का क्षेत्र में आप देखेंगे तो बिहार, हरियाणा, यानी कि जो एकदम से हिंदी भाषी हैं, जैसे बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दमन और दीप हो गया, सॉरी दमन दीप बोल दिया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड आपका हो गया, राजस्थान में आप देखेंगे हिंदी, और उत्तर प्रदेश तो हिंदी का गढ़ ही रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली का जो संघ राज्य है उसके अंतर्गत भी आप देखेंगे तो ये का क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं हिंदी में। और एक खा क्षेत्र के अंतर्गत है हिंदी में बोली जाने वाली, यानी कि जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब राज्य हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन और दीप हो गया,
दादर और नगर हवेली हो गया, ये सब जो है संघ राज्य क्षेत्र है। तो ये जो है एक प्रकार से इसमें आप देखेंगे तो सेकेंडरी भाषा के रूप में। और वही एक गा क्षेत्र की कुछ बात करें तो इसमें आप देखेंगे का और खा क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्यों के अतिरिक्त जितने भी आपके जो है राज्य बचते हैं वो सभी जो है खा वर्ग में आते हैं। और गा क्षेत्र के केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए सभी जो पत्र होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन गा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय अथवा केंद्र सरकार के कार्यालय से का और खा वाले जो क्षेत्र हैं उनको भेजे जाने वाले पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से चीज़ें हुई। अब आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को मैं आसानी समझता हूँ ताकि अब आपको प्रश्नों को समझने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये था एक प्रकार से हिंदी की कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई। और कार्यालयी हिंदी के बारे में मतलब कि जैसे कि जो प्रयोजन विशेष के लिए प्रयोग की जाती भाषा किसी कार्यालय में, ऑफिस में, खासकर सिंपल समझो ऑफिस में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है, कोई पत्र लिखना हुआ, आप बैंक में जाते हैं एप्लीकेशन लिखना हुआ, स्कूल में जाते हैं एप्लीकेशन लिखते हैं जिस भाषा में, तो वो सब आपकी कार्यालयी भाषा एक प्रकार से कामकाजी या जो है जिसको प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई पहला प्रश्न आपके समझ क्या है कि राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द किसने प्रयोग किया। राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द किसने प्रयोग किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में छपेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी दिया सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन सी दिया है राजर्षि टंडन ने, और ऑप्शन डी दिया सेठ गोविंद दास ने। तो राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द जो दिया है किसने दिया भाई, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसको दिया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी इज राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। आप लोग एक बार करने का प्रयास, उसके बाद में मैं जस्ट बता दूंगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ऑफिशियल लैंग्वेज का आशय है। ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या आशय है, राजभाषा से आशय है या राष्ट्रभाषा से है, संपर्क भाषा से या मानक भाषा से। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, उसी को हिंदी में राजभाषा, मैंने बोला था ना, क्या कहा जाता है हिंदी में, राजभाषा। राजभाषा के लिए अंग्रेजी में कौन शब्द प्रयोग होते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। एग्जाम्स में छपेंगे ऐसे प्रश्न। तो राजभाषा कहा जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज का आशय किससे है, राजभाषा से है। समझ में आ गई, ना कि राष्ट्रभाषा से, ना कि मानक भाषा से, ना कि संपर्क भाषा से मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और भी अगले प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न है कि संसद की कार्यवाही हिंदी तथा अंग्रेजी में होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया। संसद की कार्यवाही जो होगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया। अनुच्छेद 345 में कहा गया, या अनुच्छेद 120 के फर्स्ट में कहा गया, या अनुच्छेद 346 में कहा गया, अनुच्छेद 350 में कहा गया। मैंने इसीलिए सारे अनुच्छेदों को आपको बता दिया, तो बताने का प्रयास करेंगे। संसद की कार्रवाई जो होगी वो हिंदी और अंग्रेजी में होगी, ये जो है कहा गया किसमें, अनुच्छेद 120 के फर्स्ट में ये बातें कही गई हैं। किसमें, अनुच्छेद 120 के फर्स्ट में। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चूंकि अनुच्छेद 345 से 351 के दायरे में नहीं है, ये अलग से एक अनुच्छेद है जिसमें आपको बाद में जोड़ी गई। आप देखेंगे अनुच्छेद 120 का फर्स्ट जो है उसमें आप देखेंगे तो संसद की कार्रवाई हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। अब ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन वर्ष 1956 में, बी ऑप्शन वर्ष 1955 में, सी ऑप्शन वर्ष 1960 में, और डी ऑप्शन वर्ष 1970 में। करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से एक बार अनुमान लगाएं। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, 1955 में, यानी कि जो है 55 में, यानी कि जो है 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न आपको दिया है कि भारत के कानून यानी विधि, विधि माने कानून ही होता है और कानून माने विधि, यानी तो भारत के जो विधि यानी कानून मंत्रालय है, यानी जो विधि मंत्रालय उसमें स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी भाई, राजभाषा की स्थापना कब की गई, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई, भारत के कानून यानी मंत्रालय में स्वतंत्र विभाग के रूप में कब की गई भाई, 1975 में। ऑप्शन ए, बी ऑप्शन दिया 1950 में, सी ऑप्शन 1955 और डी ऑप्शन 1960। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका 1975 यानी कि ऑप्शन ए। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, छठवां नंबर प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है। छठवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1956 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। वर्ष 1956 ईस्वी में
गठित प्रथम राजभाषा आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे भाई? तो अध्यक्ष कौन थे? वैसे आयोग का गठन जो हुआ था कब किया गया था? जो है 1955 में ही किया गया था राजभाषा आयोग का, लेकिन फिर भी वो एक प्रकार से जो अपने कार्य में आया था, कब आया था? 1956 में। तो वर्ष 1956 ईस्वी में गठित जो प्रथम राजभाषा आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे, या सुनीति कुमार चटर्जी थी, या जीबी पंत जी थे, और या फिर पी सुब्बा जो है सुब्बरियन थे? बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से। तो बीजी खेर साहब थे। कौन थे? बीजी खेर साहब, ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं। आगे देखते भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई। बड़ी मेहनत करने के बाद में सारी चीज़ें कर मिलती हैं, तो आप लोग एक बात समझिए भाई। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, सभी दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को फैलाया तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगले जो है 7-8 दिनों में पूरा का पूरा आपको हिंदी का एक प्रकार से बात की जाए, सारे मैंने जो 8 इकाइयाँ हैं, 8 इकाइयों के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा। शुरुआत में पहले उसके चैप्टर के बारे में कुछ बातें आपको बता दूंगा, चर्चा कर लूँगा, जैसे मैंने आज की वीडियो में किया है, और उसके बाद में मैं प्रश्नों को इंपॉर्टेंट बता दूंगा। तो अगर आप लोग जो है तैयार हैं तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करके हमको बता दीजिए। लाइक करिएगा, 10-10 व्यक्तियों से सब्सक्राइब करवाओ, चैनल शेयर करो, अपने घर में जितनी मोबाइल है सभी से लाइक वीडियो को लाइक और शेयर करा करो, मतलब, और सब्सक्राइब करो चैनल को। आप ही के सहारे मैं रहता हूँ हमेशा, ये बात समझ लीजिए। ओके, इसीलिए ऐप बनवाया था मैंने, सोचा कि ऐप पर आपकी पढ़ाई करवाएंगे। तो फिर सोचा कि ऐप वगैरह पर क्या यार, आप लोग परेशान होंगे पैसे वगैरह के चक्कर में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको यूट्यूब पर ही तब तक कंटेंट कुछ प्रोवाइड करवाया जाए। और मेरे पास भी उतना अभी समय नहीं कि मैं ऐप पर कार्य कर सकूं, और इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को यूट्यूब पर ही जो कुछ दे सका जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मेरे अंदर टैलेंट है, जितना मेरे अंदर कुछ भी है थोड़ा बहुत, वो आपको देने का प्रयास मैं पूर्ण रूप से करता हूँ, 100% करता हूँ, ये आप लोगों को पता ही होगा। 7वां प्रश्न आपके समक्ष है कि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव जो है वो कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है अगस्त 1946 में, बी है अगस्त 1949 में, सी ऑप्शन देगा अगस्त 1950 में, और डी ऑप्शन है अगस्त 1952 में। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था अगस्त महीने में, 1946 ईस्वी का समय था। अगस्त 1946 कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या? ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। 8वां प्रश्न आपके समक्ष है। राजऋषि टंडन किस राजभाषा हेतु समर्थन जो है कर रहे थे? राजऋषि टंडन किस भाषा हेतु समर्थन कर रहे थे भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो किस भाषा के लिए समर्थन कर रहे थे राजऋषि टंडन? तो हिंदी के लिए कर रहे थे, या हिंदुस्तानी के लिए, या अंग्रेजी के लिए, या फारसी के लिए, किसके लिए कर रहे थे? तो राजऋषि टंडन जो थे वो हिंदी के समर्थन के लिए, राजभाषा मतलब कि हिंदी का समर्थन कर रहे थे राजभाषा के लिए, कि हिंदी को राजभाषा घोषित की जाए। बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष 9वां नंबर कि राजभाषा अधिनियम कब लागू, मतलब राजभाषा अधिनियम लागू किया गया, यानी कब लागू किया गया? ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1962 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1976 में, और डी है 1700 ईस्वी में। तो बताने का प्रयास करें क्या ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजभाषा अधिनियम जो था वो कब लागू हुआ भाई? 1976 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, लागू हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, राजभाषा अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके समझ 10वां नंबर प्रश्न है कि सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है, सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है वो कौन सी है? सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा। मैंने आपको बताया सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा है, उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? उसे ही तो हम राजभाषा कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, तो सरकारी कामकाज के लिए जो प्रयोग किया जाने वाली भाषा है उसी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज या कार्यालयी भाषा या कार्यालयी हिंदी, कामकाजी हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी या राजभाषा कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 11वां नंबर है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि सरकारी कामकाजों के लिए जो प्रयुक्त होने वाली भाषा हो तो राजभाषा कह देंगे, लेकिन अगर कामकाजी हिंदी की बात की है तो प्राइवेट सेक्टर में जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं उसमें भी चीज़ें होती हैं, यानी कि जैसे कि कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसमें भी एप्लीकेशन जो होगा वो उसी तरीके से लिखने का प्रयास रहेगा। तो ये भी मत सोचेगा कि जो है केवल सरकारी कार्यों के लिए कामकाजी हिंदी होती है, हालांकि राजभाषा जो होती है वो सरकारी कार्यों के लिए ही होती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे उसमें जो लैंग्वेज प्रयोग होती है उसको कामकाजी या ऑफिशियल मतलब कि उसको हम कार्यालयी हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि संविधान लागू होने के कितने वर्षों के बाद प्रारंभिक प्रावधानों के अनुरूप सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में
अंग्रेजी समाप्त हो जानी चाहिए थी। ये बात बताई गई थी कि अंग्रेजी को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि जो अंग्रेज लोग हम पर शासन किए इतने वर्षों तक, उनकी गुलामी हम लोग नहीं सहेंगे। उनको सीखना तो हिंदी सीखे, मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। इस प्रकार चीज़ें जो है, और संविधान में एक प्रकार से वो लोग हम लोगों को चूस चुके थे। समझिए ऐसा कि मच्छर की भांति हम लोगों को एकदम से चूस चुके थे। जिस प्रकार से जो है मच्छर खून चूसते हैं, इसी प्रकार से अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को क्या किया है, प्रताड़ित किया। यहाँ पर रह करके हम लोगों के ही द्वारा जो कमाई गई संपदा है, उसको ब्रिटेन में जा करके अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई और बहुत ज़्यादा लूटा खाया। तो बात की संविधान लागू होने के कितने वर्षों के बाद में जो है प्रारंभिक प्रावधानों के अनुरूप सरकारी कामकाज की जो भाषा है, उसके रूप में अंग्रेजी को समाप्त कर दी जाएगी और हिंदी सारी में हावी हो जाएगी। तो जो है ऑप्शन ए 15 वर्षों में, बी है 16 वर्षों में, सी 17 और डी है 19 वर्षों में। तो बात हुई थी कि अगर 15 वर्ष तक जो है अंग्रेजी ऐसे चलती रहेगी और उसके अंदर 15 साल के बाद में अंग्रेजी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा भारत से ऑफिशियल चीज़ों के लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। लेकिन कहाँ हो पाया? अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जो है इनमें से कौन सा आ हिंदी प्रदेश है? आ हिंदी मतलब जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है। सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी, मध्य प्रदेश हिंदी, बिहार में हिंदी है। ओके, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार हिंदी है। क्योंकि आप देखेंगे बिहारी हिंदी उसकी एक बोली है। बिहारी हिंदी में आप देखते नहीं कि जो है मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जो पूर्वी हिंदी होती है उसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी भाषा होती है। और मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे इलाकों में तो बघेली वगैरह, बुखेलखंड, बुंदेलखंडी यहाँ पर भाषा बोली जाती है। तो ये सब भाषाएं देखो, तो ये सब हिंदी की ही रूप हैं। जबकि जो मेघालय है, यहाँ पर जो है मेघालय में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी कि मेघालय जो प्रदेश है अपना, मेघालय जो राज्य है वो आ हिंदी प्रदेश है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष 13वां नंबर कि हिंदुस्तानी से क्या तात्पर्य था? क्या प्रश्न है? हिंदुस्तानी से क्या तात्पर्य था? हिंदुस्तानी मतलब क्या था? बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हिंदी भाषा ना हो करके हिंदुस्तानी जो है भारत की क्या होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज हो, यानी राजभाषा हो। तो इसका मतलब क्या कि हिंदुस्तानी में क्या क्या थी भाषा, कैसी हिंदी थी? हिंदुस्तानी में भी तो हिंदी बोली जाती थी बिल्कुल, लेकिन वो हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं थी। उसमें क्या था? ऑप्शन पहले एक बार देख लीजिएगा। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा ऑप्शन ए, बी है संस्कृत भाषा, सी है हिंदी और फारसी युक्त भाषा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदुस्तानी जो भाषा थी, इसमें क्या था कि हिंदी और उर्दू जो मिली भाषा होती थी, यानी हिंदी और उर्दू को मिली जुली जो शब्दावलियाँ थी, उनका प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा था कि हिंदी और उर्दू दोनों को मिला करके जो भाषा बनती है उसी को हिंदुस्तानी कहते हैं, तो इसका प्रयोग हो। ऐसा संसद में बहुत बहस हुई इस पर जो है भाषा को लेकर के। भाषा जब अधिनियम या भाषा राजभाषा घोषित किया जाना था हिंदी को, तब बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ था। तो उस समय यही बात उठी थी कि हिंदुस्तानी जो है भारत की राजभाषा हो। बहुत सारे लोगों ने कहा था, लेकिन उसको जो ज़्यादा बहुमत नहीं मिला और हिंदी को ज़्यादा बहुमत मिला। अगला, और हिंदी एक प्रकार से शुद्ध है यार, उसमें दूसरी भाषा को मिला दोगे तो हिंदी की एक प्रकार से जो है आत्मीयता है, या हिंदी की जो एक प्रकार से मौलिकता है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। और हिंदी भाषा एक प्रकार से दूसरी की टिकनी लेकर के खड़ी रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। अगर अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है तो आज हम लोग गर्व करते हैं। और हालांकि राजभाषा नहीं, हिंदी की राष्ट्रभाषा भी हिंदी मतलब की होनी चाहिए। ये आप लोग भी डिमांड करो, कमेंट सेक्शन में लिखो। सभी जहाँ पर जाओ, कहीं पर कहीं जो है अगर मोदी या फिर कुछ ऐसी बात हो तो वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को घोषित की जाए। और इसके बाद में हिंदी को एक राष्ट्रभाषा का दर्जा तो प्राप्त ही होना चाहिए यार। 14वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू किसका समर्थन कर रहे थे? हिंदुस्तानी का, या अंग्रेजी का, या हिंदी का, फारसी का? तो भाई JL नेहरू किसका समर्थन कर रहे थे? संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जो है किस भाषा का समर्थन कर रहे थे? तो भैया जवाहरलाल नेहरू को बनना था प्रधानमंत्री, तो किसका समर्थन कर रहे थे वो? हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन कर रहे थे। किसका? हिंदुस्तानी का, यानी कि उर्दू और जो है हिंदी के जो मिक्सर जो एक प्रकार से बोले जिस भाषा को, तो उसी को हिंदुस्तानी बोला जाता है। तो उस भाषा के समर्थन में थे कौन? JL नेहरू। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 15 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी में काम जो है करने का आदेश था। केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी में काम करने का आदेश था। ऑप्शन ए है राजभाषा अधिनियम 1976 द्वारा, ऑप्शन बी राजभाषा आयोग 1955 के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है राजभाषा संशोधन विधेयक 1967 के द्वारा, और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी में काम काज किया जाएगा, ऐसा आदेश दिया गया किस अनुच्छेद के द्वारा, मतलब कि किस जो है अधिनियम के द्वारा? तो किसके द्वारा दिया गया था भाई? तो जो राजभाषा अधिनियम आया था 1976 का, उसके द्वारा कहा गया कि केंद्रीय सरकार जो होगी, जितने उसके कार्यालय होंगे केंद्रीय सरकार के, उन सभी कार्यालयों में
हिंदी जो होगी वो काम जो है करने का मतलब कि हिंदी भाषा में ही सरकारी कार्यालय में काम किया जाएगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा बात कहा गया किसमें, तो 1976 के द्वारा, जो एक प्रकार से राजभाषा से संबंधित अधिनियम था एक। 16वां प्रश्न आपके समक्ष है भाई। 16वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 16वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अंग्रेजी को सह राजभाषा रूप में कब स्वीकृत प्रदान की गई, मतलब कि प्रदान की गई थी। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा अंग्रेजी को सह भाषा यानी कि को ऑफिशियल लैंग्वेज को सह राजभाषा यानी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा अंग्रेजी को अब कह रहा है कि कब स्वीकृति प्रदान की गई थी इसको। तो ऑप्शन ए दिया है आपको 14 सितंबर 1949 को, बी ऑप्शन दिया है 8 जनवरी 1968 को, सी ऑप्शन दिया 14 फरवरी 1955 को, और डी ऑप्शन दिया 10 दिसंबर 1963 को। तो कब किया गया था भाई, 8 जनवरी 1968 ईस्वी को। कब, 8 जनवरी 1968 को, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। इसी को राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को सह भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान करी थी कि 8 जनवरी 1968 तक जो है राजभाषा के रूप में सह राजभाषा की यानी कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी जो है चलती रहेगी, ऐसा इन्होंने बताया था कि 15 सालों तक। ओके, ये चीज़ें हुई थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न छोड़ने लायक नहीं, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, इन प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 17वां नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के नियमों का अनुपालन किए मतलब कि किस अनुच्छेद के नियमों का अनुपालन ना किए जाने से हिंदी का विकास मार्ग अवरुद्ध हुआ है। तो किस अनुच्छेद के नियमों का पालन अगर नहीं किया गया, इसलिए हिंदी का जो विकास है, आज देखेंगे कि हिंदी के विकास में जो अंग्रेजी बाधा उत्पन्न करी, तो कौन सा अनुच्छेद 351 है, या अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 350 या अनुच्छेद 346। तो अनुच्छेद 351 में साफ साफ कहा गया है कि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राजभाषा होगी, क्या होगी, हिंदी होगी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, 18वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। तो अंग्रेजी को एक प्रकार से, तो ये हमने क्या बताया यहाँ पर, तो ये अनुच्छेद 351 का पालन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हिंदी का विकास जो है आजकल रुका हुआ है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया। अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, ये तो मैंने अभी भी आपको बताया था कब दिया गया भाई। तो 1900 जो है एक प्रकार से आप देखेंगे किसके द्वारा दिया गया है अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा। सह राजभाषा का दर्जा अंग्रेजी को कब दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा। सुनिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न जो था हमारा क्या था कि केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी में काम करने का आदेश था, किस उसके द्वारा, तो राजभाषा अधिनियम 1976 के द्वारा था, ठीक है। और राष्ट्रपति के द्वारा अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकृति जो प्रदान की गई थी, कब तक प्रदान की गई थी, तो प्रदान की गई थी कब तक, 8 जनवरी 1968 तक। इसके अलावा आप देखेंगे ये प्रश्न जो पूछा गया आपसे, ये प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया, किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था, किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था भाई सह राजभाषा का दर्जा, इस राष्ट्रपति के द्वारा दी गई थी। आप देखेंगे 1900 जो है कब दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा बोल रहा हूँ, हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा कब प्रदान की गई थी, तो 8 जनवरी 1968 तक जो प्रदान की गई थी। इसके अलावा अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा जो दिया गया है वो 67 के द्वारा, यानी कि राजभाषा अधिनियम संशोधन, राजभाषा संशोधन जो विधेयक आया था 1967 का, उसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 19वां नंबर की प्रश्न क्या है कि किन अंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, क्या किन अंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। ऑप्शन है देवनागरी, बी है फारसी, सी है रोमन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो किन अंकों को भाई प्रश्न पूछ रहा कि किन अंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, तो किन को मिली है भाई, रोमन वाले को, यानी कि रोमन जो लिपि है उसको। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ये आपका निर्णय है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, हो सकता है ये प्रश्न सभी का सही कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख करके आप जो है पढ़े लिखे हो, या पढ़ने के आधार पर आपको जो पढ़ाया गया उसके हिसाब से देखेंगे, तो भाई राजभाषा ही रखेंगे, तो उसके हिसाब से आप राजभाषा ही रखेंगे। चूँकि आपको पढ़ाया ही गया कि चूँकि अनुच्छेद 351 में साफ साफ भारतीय संविधान में लिखा है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। तो आप यहीं पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन आप राजभाषा लगाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम लोग भावनाओं में खो करके राष्ट्रभाषा लगा देंगे तो गलत कर देगा एग्जामिनर, हो सकता है, ठीक। तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से हो सकता है अगर पूछ ले आपकी राय। तो भाई राय में अब क्या बताइए, अब राय में तथ्य आपके पास होने चाहिए। वैसे राय में तो आप जो भी इच्छा हो कर सकते हो, लेकिन अगर सही क्वेश्चन करना पड़ेगा तो राजभाषा ही लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। क्या प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में भाई, किन अनुच्छेदों में, तो अभी शुरुआत में मैंने बताया अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक का जो अनुच्छेद है उसमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद मतलब कि इन सभी अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया और सारे के अनुच्छेदों के बारे में मैंने बता भी दिया शुरुआत में। अगला प्रश्न आपके समझ कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया भाई, तो ये मैंने शुरुआत में बताया। तो संविधान के 343 अनुच्छेद जो है शुरुआत का ही उसी में कहा गया है कि जो है प्रकार संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो कौन सी होगी, देवनागरी होगी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया, सभी को पता होगा किस दिन, 14 सितंबर को हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से में आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है भाई, तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है पहले तो इसमें कुल मिलाकर के 14 भाषाएं थी, लेकिन आज की बात की है तो इसमें 22 हैं, तो इसीलिए पूछा गया है। अगर पूछा था थी तो आप कितना लगाते, तब आप 14 लगाते, तब आप कितना लगाते भाई, तब आप 14 लगाते। लेकिन अब पूछा क्या गया है कि कितनी जो है भाषाएं हैं, तो कितनी भाषाएं हैं भाई, कितनी भाषाएं हैं आपकी, तो ये भाषा आपकी हो गई 22 भाषाओं के, 14 और एक 15, फिर 3 जुड़ी, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, और बाद में कितनी जुड़ी, 4 जुड़ी, यानी कि जो है 22। ठीक, तो ये जो है कितनी भाषा, 8 भाषाएं बाद में आकर के आपके संविधान में मतलब अनुसूची 8 में रखी गई हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष 25 नंबर, और सारी भाषाओं को तो मैंने बता दिया था, एक बार फिर से बता दें क्या, सारी भाषाओं को तो मैंने बता दिया था कौन कौन सी जो है भाषाएं जो आपके जो उसमें संकलित हैं, उन भाषाओं के बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। और आप लोगों ने शायद उसमें जो है मैंने तमाम सारी भाषाओं के बारे में आपको बताया था, आप लोगों ने जाना होगा उसको। ठीक है, कौन कौन सी भाषा थी एक बार फिर से बता दिया जाए क्या, चलिए सुनिए सभी लोग। मैंने क्या बताया आपको, वैसे पहली दूसरी करके नहीं शामिल है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। जैसे असमिया हो गई, इसके अलावा बंगला हो गई, फिर गुजराती, और उसके बाद में हिंदी आप देख सकते हैं, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, ये सब भाषाएं जो है आपके अनुच्छेद जो है अनुसूची 8 में शामिल है। ओके, भारतीय संविधान की। और लास्ट प्रश्न आपका है 25 नंबर कि अनुच्छेद 345, 346 और 347 में किससे संबंधित प्रावधान है। तो अनुच्छेद 300 जो है 45, 46 और 47 की अगर बात की जाए तो इसमें किसके बारे में बताया गया भाई, किसके बारे में बताया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया राजभाषा, बी दिया राष्ट्रभाषा, सी दिया प्रादेशिक भाषा और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसमें जो है 345 में, 346 में और 347 में इसमें जो प्रावधान किया गया है वो प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बताया गया कि प्रादेशिक भाषाएं कौन कौन सी होंगी। ओके, यानी जो रीजनल लैंग्वेज होंगी, तो रीजनल लैंग्वेज के बारे में 345, 346 और 347 के बारे में बताया गया है। अगर पूछे कि जो है जो सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालयों में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा कोई अधिनियम बनाया गया तो उसमें तो अनुच्छेद 48 में बातें बताई गई किस भाषा में होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई बातें। तो इतना आप लोगों ने समझा। आज आप लोगों ने इकाई 1 से इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न थे आपको मैंने बता दिए, और निश्चित तौर पर बस यहीं से प्रश्न आने, कहीं और से नहीं आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भी जो बातें होंगी जब मैं लिखित मॉडल पेपर चर्चा करूंगा तो उसमें चर्चा कर दूंगा, तो आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आसानी से आप हर एक मुद्दे को समझ पाएंगे और बहुत ज़्यादा जानकारी आपके अंदर डेवलप होगी। और 1 से 2 बार वीडियो को या 3 बार अभी से देख लीजिएगा। एग्जाम्स में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 25 प्रश्न बताया लगभग, और लगभग यहाँ से 10 से 11 प्रश्न आने की संभावना इसी वीडियो से आपकी बनी है, एकदम से जो है करेक्ट बोल रहा हूँ। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। वही आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो है चैप्टर 2 की वीडियो जल्दी आपके समक्ष में दे दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हो, सभी दोस्तों के पास जो पहुंचाते हो, कमेंट सेक्शन में आप रिक्वायरमेंट करते हो, तो मैं जो है 25 इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे अब चैप्टर 2 के, यानी कि कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक इसी प्रकार से पहले हम पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में जानेंगे, क्या क्या होती परिभाषिक शब्दावलियाँ, इसकी परिभाषा करके बारे में समझेंगे। उसके बाद में हम आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता देंगे, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट आप इसको पूरी की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। मेरा मतलब है कि आपके एग्जाम्स में आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, मैं इस दृष्टि से आपकी तैयारी विधिवत रूप से करवा रहा हूँ। और निश्चित तौर पर अब की बार तो आपको और ज़्यादा विधिवत तैयारी करवाऊंगा, तो परेशान मत हो मेरे प्यारे दोस्तों। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ लगातार बना हुआ है,
तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और जल्द ही आपके समक्ष जो है सोशियोलॉजी की भी वीडियोस आपको देने का प्रयास, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, इन सभी की वीडियोस आएंगी। ओके, जो है और सोशियोलॉजी वगैरह के तो सिलेबस हमने डाल ही दी, तो आप लोग सिलेबस एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। अपना प्यार दुलार इसी प्रकार से बनाए रखिए। धन्यवाद।